रचना की शादी को कुछ दिन ही हुए थे। वो अपने ससुराल पहुंचते ही अपने पति से झगड़ने लगी। ओह गॉड, इस एक कमरे में मेरे दहेज का एक सोफा तक नहीं आ पाएगा। फिर मैं बाकी का सामान कहाँ सेट करूंगी? धीरे बोलो, भाभी सुनेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो 6 साल से इस घर में हम सब लोगों के साथ रह रही है और तुम होगी आती शुरू हो गई। हाँ, वो तो दहेज में लाई भी क्या होंगी? मुश्किल से 2 जोड़ी कपड़े और 2 बर्तन। यही तो फर्क होता है गरीब और अमीर घर की बेटी में। गरीब और अमीर तुम अपने मायके में हो, यहाँ वो तुमसे बड़ी है, तुम्हारी जेठानी है, उनका ओहदा तुमसे बड़ा है। रसोई में खड़ी रचना की जेठानी उर्मिला ये सब सुन रही थी। बात आगे ना बढ़े इसलिए उसने वहां आकर कहा, देवरानी जी सही तो कह रही है देवर जी, इसका सामान यहाँ आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसका सारा सामान ऊपर वाले पोर्शन में ही रखवा देती हूँ। ये सुनकर रचना मन ही मन सोचने लगी, अच्छा है, अब मैं आराम से ऊपर रहूंगी। अब मुझे इनके आदेश तो नहीं मानने पड़ेंगे और नहीं नीचे आना पड़ेगा। अब रचना ऊपर वाले फ्लोर पर रहने चली गई। ऐसी शाम हो गई। रात का खाना उर्मिला ने बनाकर तैयार कर लिया, लेकिन रचना ऊपर से नीचे उतर कर नहीं आई। फिर वो उसका खाना ऊपर ही दे आई। अगली सुबह भी वो रसोई में उसका इंतजार करती रही, लेकिन देवरानी थी जो आराम से सुबह के 10 बजे तक सो रही थी। उर्मिला को लगा कि शादी की रस्मों में थक गई होगी, इसलिए वो उसे नाश्ता देने ऊपर ही चली गई। जहाँ उसने देखा रचना अभी तक सो रही है। ये क्या रचना, तुम अभी तक सो रही हो? ओफो जेठानी जी, आपको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। अरे किसी के कमरे में नॉक करके आया जाता है, समझी? माफ करना, वो तुम नीचे नहीं आई इसलिए मैं नाश्ता देने ऊपर चली आई। उर्मिला नाश्ता रखकर नीचे आ गई, लेकिन वो बात उसके दिल पर लग गई और उसकी आंखें भर आई। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? मैं ही पागल हूँ जो किसी के कमरे में भी मुंह उठाकर चली जाती है। ठीक ही कहती है देवरानी जी। तो रचना की किसी बात का बुरा लग गया? जाने दो, वो मुंह पर है, उसकी बातों को दिल पर मत लगाया करो। उस दिन के बाद से उर्मिला कभी ऊपर नहीं गई और ना ही रचना कभी नीचे उतरती। वो कभी अपना खाना बाहर से मंगवा लेती और कभी घर के खाने का मन हो तो अपना खाना ऊपर ही बना लेती। अब वो अपनी रसोई अलग अलग कर लेती है। ऐसे 6 महीने बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था। रचना की अपने ससुराल में पहली दिवाली थी, इसलिए वो बड़ी खुश थी। एक रोज रचना पाइप से अपनी रेलिंग धो रही थी। नीचे उर्मिला ने कपड़े सूखने डाले हुए थे। पानी गिरता देख वो बोली, लगता है बाहर बारिश हो रही है, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। बाहर आकर उसने देखा कि उसकी देवरानी रेलिंग धो रही है। ए रचना की बच्ची, ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा नीचे कपड़े सूख रहे हैं? दिवाली के लिए पर्दे और चादर सब धोकर डालिए, वो सब गीली हो जाएंगी। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैं दिवाली की सफाई भी ना करूँ क्या? और वैसे भी इतनी पुरानी चादर और पर्दे कब से घिस रही हो? लगता है जब से शादी हुई है इन्हें इस्तेमाल कर रही हो। अरे मुझे देखो, 6 महीने हुए हैं शादी को, तब भी नए पर्दे और चादर लेकर आऊंगी दिवाली के लिए। तुम गरीबों की तरह नहीं कि एक कोई सालों तक घिसती रहो। हाँ, हम गरीब ही सही, मेरे पति जितना कमाते हैं ना, मैं उसी में खुश हूँ। कम से कम अपने मायके वालों से मांग कर तो नहीं लाती ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे मायके वालों पर जाओ? अरे तुम्हारी गरीब मायके वालों की हैसियत होगी तभी तो कुछ दे पाएंगे ना अपनी बेटी को। अब देखना मेरे मायके से दिवाली पर कैसे मिठाई के डब्बे और ड्राई फ्रूट्स आते हैं। गरीब कहीं की। अच्छा, तू मुझे गरीब बोलेगी? उन दोनों में बढ़ता झगड़ा देख उसका जेठ उर्मिला को अपने साथ अंदर ले गया। क्या उर्मिला, तुम बड़ी हो, कम से कम तुम तो चुप कर जाओ। अपने पति की बात मानकर अब उर्मिला चुप हो गई। दिवाली की शॉपिंग के लिए दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग पर जाते हैं। जहाँ अमीर देवरानी महंगे दिए, डेकोरेशन का सामान और महंगे पर्दे, झूमर और लाइट्स खरीदती है, तो वही बेचारी गरीब जेठानी सस्ते से दिए मोमबत्ती लाती है, क्योंकि उसका पति एक मैकेनिक की नौकरी करता था, जबकि देवरानी का पति अंकुर एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। अंकुर, मुझे दिवाली पर ये वाली साड़ी चाहिए, ये मेरी पहली दिवाली है। लेकिन रचना, हमारी शादी पर तो तुमने कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ बनवाई थी, उसी में से कुछ पहन लो ना। नहीं नहीं नहीं, वो सब तो मेरी फ्रेंड्स ने देखी हुई है। वो क्या है ना, शादी के बाद हर फंक्शन की फोटो मैं सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती हूँ ना। अच्छा ठीक है, चलो ले लो। रचना अपने लिए महंगी साड़ी लेकर आती है, साथ ही वो लोगों को देने के लिए महंगे महंगे गिफ्ट और मिठाइयाँ भी लेकर आती है, लेकिन अपनी गरीब जेठानी के लिए वो कुछ नहीं लाती। ऐसे ही दिवाली का दिन पास आने लगता है तो गरीब जेठानी की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ नए कपड़े दिलवा दो ना दिवाली पर पहनने के लिए। बेटी तू तो जानती है इस महीने वैसे ही इतना खर्चा है, तेरी फीस भरनी है, तेरे पापा ने जो कर्जा लिया उसका ब्याज भरना है, लेकिन तू परेशान मत हो, मेरा एक दुपट्टा रखा है भारी, मैं उसी की कोई ड्रेस तेरे लिए बनवा दूंगी। उर्मिला अपने दुपट्टे की ड्रेस बनाकर तैयार कर देती है। ऐसे ही दिवाली वाला दिन आ जाता है। अमीर देवरानी अपने फ्लोर की डेकोरेशन के लिए बाहर से इवेंट वाले को हायर करती है और लाइट्स, मोमबत्ती और दिए से सारे फ्लोर को डेकोरेट करती है।
तो वहीं नीचे गरीब जेठानी आंगन में लगे फूलों से घर को सजाती है और रोली, हल्दी और आटे से रंगोली बनाती है। जबकि देवरानी ने ससुराल में अपनी पहली दिवाली की खुशी में अपने फ्लोर पर पार्टी रखी होती है, जिसमें तरह तरह के पकवान और खाना होता है। तो वहीं गरीब जेठानी खीर, बताशे और हलवे का भोग माँ लक्ष्मी को लगाती है और उनकी आरती करती है। पिंकी भी अपनी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। उसका भी बड़ा मन था ऊपर पार्टी में जाने का, लेकिन रचना ने उनको बुलाया ही नहीं था। पार्टी के बाद देवरानी अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने छत पर जाती है कि तभी तेज चिंगारी उसकी साड़ी में आकर लगती है। उसकी साड़ी आग पकड़ लेती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये तो देवरानी जी की आवाज है। वो सभी ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ उसकी साड़ी में आग लगी होती है। सभी मेहमान डर के मारे दूर खड़े थे। तभी उर्मिला भागते हुए जाती है और पानी की बाल्टी उसके ऊपर डाल देती है, जिससे उसकी आग बुझ जाती है और उसकी जान बच जाती है। अब रचना को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैंने आपके साथ कितना गलत किया, लेकिन आज आपने मेरी जान बचाई। हम भले ही ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन है तो हम एक ही परिवार ना। और मेरी देवरानी की इस घर में पहली दिवाली है, तो भला मैं उसे कुछ भी कैसे होने दे सकती थी। रचना अपनी जेठानी के गले लग जाती है, जिसके बाद वो सभी गिले शिकवे भूल कर एक साथ मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं।